हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, मज़े में हैं और वेलकम टू कैमवेदा। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट जो डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उनकी। और इसके अलावा सेल रिप्रेजेंटेशन भी हमने शायद पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम वही डिस्कस करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद टाइम बचेगा हमारे पास तो हम कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे आज। बट फिलहाल तो हम पहले कोशिश करेंगे अबाउट द कि कैसे इसको इलेक्ट्रोड को हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि हम एक इलेक्ट्रोड अपनी तरफ से रखते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है और उसके साथ फिर हम दूसरे का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब उसको समझाने से पहले मुझे आपको एक चीज और समझानी पड़ेगी भाई, कि दो तरह के पोटेंशियल्स हो सकते हैं भाई। एक तो होता है ईएमएफ, किसी भी सेल के दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, एक तो होता है ईएमएफ और एक होता है आपका सेल पोटेंशियल। ये दो तरह के पोटेंशियल्स हमारे हो सकते हैं, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। हमारा जो फोकस रहता है भाई वो ईएमएफ पे रहता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ पे रहता है, वो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ पे। ठीक है, और सेल पोटेंशियल का फर्क थोड़ा सा अलग है और ईएमएफ का थोड़ा सा फर्क अलग है। दोनों का मतलब क्या बता देता हूं, देखिए मान लीजिए कि आपका एक सेल था इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा वो डिवाइस था, मतलब वोल्ट मीटर हो सकता था, ये सोल्ड भी होता था ऐसा और इसमें सोल्ड होता था। मैं रफली समझा रहा हूँ बिल्कुल मैं। ठीक है, होता ये था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस में लेते हैं ना, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है। वो किस वजह से आती है? इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है। यानी कि एक्चुअल में जो यहाँ पर पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल आ रहा है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल ऑफ सेल है, ई सेल है, और स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जो ई नोट सेल हमारा आता है वो हमारा हमेशा आता है भाई ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ओके, तो ई नोट सेल क्या होता है हमारा? ये ई नोट सेल हमारा यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं स्टैंडर्ड, तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया ई नोट सेल। ठीक है, अभी दो तरह का हो सकता है भाई, इसको मैं ईएमएफ कब कहूंगा, ठीक है, और इसको मैं सेल पोटेंशियल कब कहूंगा, ये आपको समझना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए भाई, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस हैं, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस आपके हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड के बीच के किसी भी सेल में। ओके, लेकिन इसको ईएमएफ कब कहूंगा और सेल पोटेंशियल कब कहूंगा ये हमें समझना है। सुनिए, अगर मैं इस सेल के करंट को यूज नहीं कर रहा हूं, इस सेल के करंट को यूज नहीं कर रहा हूं, नो करंट यूज, जितना करंट ये प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम ईएमएफ कहेंगे भाई। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो गया? ईएमएफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसी भी सेल के लिए दो इलेक्ट्रोड के बीच का, लेकिन कब? जब हम कोई करंट उस सेल से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं उसका ईएमएफ। लेकिन अगर हम उसका करंट यूज कर रहे हैं, उसका कुछ करंट हमने यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद का जो वैल्यू हमें दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। ईएमएफ वो सेल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका जो तब हमें मिलता है जब हम सेल से कोई करंट यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल का करंट यूज कर लेते हैं तो उस केस में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनिए, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई वो मैक्सिमम होगा। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई करंट तो यूज ही नहीं किया, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। कोई वैल्यू करंट कन्वर्ट करने में तो यूज ही नहीं हुई है। लेकिन यहां पर क्या होता है? हमेशा लेस देन मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां पर कभी भी मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम से कम ही होता है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, एक तो डेफिनेशन समझ में आ गई दोनों की आपको क्या होती है, दूसरा मैक्सिमम कब हो गया और ये क्यों नहीं, वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए, ईएमएफ को मेजर करने के लिए भाई हम डिवाइस यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सेल का कोई करंट यूज नहीं करता है, इसलिए हम ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर नाम का डिवाइस यूज करते हैं। ओके, लेकिन सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम नॉर्मल सा वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं,
और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर सेल का करंट यूज करता है, इसीलिए वो आपको सेल पोटेंशियल देता है, ना कि ईएमएफ देता है। यहाँ जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हुई है, जो करंट यहां से फ्लो हुआ उसकी वजह से हुई ना डिफ्लेक्शन, तो वो करंट इसने थोड़ा सा यूज किया, तो इसी वजह से वो क्या देता है, हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू देता है, ना कि ईएमएफ की वैल्यू देता है। लेकिन हमें ईएमएफ की वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि उससे एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारे पास मिलता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, ठीक है ना। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा ईएमएफ की वजह से जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज स्टेडी करंट। फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी टर्म, स्टेडी करंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ करंट विच डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ जिस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है दैट इज स्टेडी करंट, है ना। और यहाँ ऐसे ही तो हो रहा है, हम करंट यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो करंट यूज ही नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात, तो स्टेडी रहेगा, ठीक है। तो ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे जो करंट हमारा रहता है वो हमारा स्टेडी रहता है। लेकिन सेल पोटेंशियल केस में क्या होता है, हमारा सेल पोटेंशियल केस में हमारा जो करंट है वो स्टेडी नहीं रहता है, इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। इसके अलावा जो वर्क डन हमारा होगा भाई, ईएमएफ के टाइम पर सेल जो वर्क डन करेगा वो वर्क डन भी आपका मैक्सिमम आएगा। जो वर्क डन आपका आएगा, ये बात नोट करते रहिएगा सारी की सारी, जो वर्क डन आपका आता है ईएमएफ के टाइम पे वो मैक्सिमम आता है, लेकिन सेल पोटेंशियल के टाइम पे वर्क डन आपका मैक्सिमम जो है वो नहीं आता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे भाई बिटवीन द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल पोटेंशियल। क्लियर हो गया। चलिए जी, अब आपको टॉपिक पे लेके आते हैं। यहां तक समझ में आ गया। पेपर में सीबीएसई एग्जाम के अंदर यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। तो वो डिफरेंस क्या है वो आपको सारे मैंने बता दिए हैं। अपनी नोटबुक में जहां भी आप नोट कर रहे हैं वहां अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब इसको साफ करते हैं। मेरा कपड़ा पता नहीं भाई कहाँ घूम गया है, मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आज न्यूज़पेपर से काम चला रहा हूँ, रद्दी न्यूज़पेपर से बोर्ड को साफ करने में। और साफ हो ही रहा है बोर्ड, कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है, तो काम चल रहा है हमारा। हम साइंस वाले हैं भाई, किसी भी चीज़ में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। कि हमने न्यूज़पेपर को ही डस्टर बना लिया आज के लिए, और जब हमारा कपड़ा मिल जाएगा हमें साफ करने वाला तो हम इसको वापस रख देंगे जहां से हमने उठाया था, है ना। चलिए जी, अब बात आ रही थी कि हाउ टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड चूज करते हैं जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता होता है। तो उस वैल्यू को हम, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाला, उसमें हम पुट कर देते हैं और फिर उससे हम, और जो ईएमएफ की वैल्यू हमें पोटेंशियोमीटर से मिली रही है ना। तो ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियोमीटर से मिल रही है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमें पता होती है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास बच गया जिसके हमें निकालनी है वो आसानी से निकल जाती है, या तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना इस बात में। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है मेजर कर सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज में आपके आते हैं वो 2 ही तरह के इलेक्ट्रोड ज्यादा बताए जाते हैं आपको, और आपके सिलेबस में तो वैसे एक ही है, मैं दोनों के नाम बता दूंगा आपको, बट ज्यादा तो पढ़ना है हमें वो एक इलेक्ट्रोड पढ़ना है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं आपके, हमें रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो एग्जांपल है आपके वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम हो सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी, तो कई जगह शी लिखा होता है, कई जगह नी लिखा होता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है भाई वो आपका होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन क्योंकि ज्यादा हमें इसी के बारे में पढ़ना है तो हम इसी को यूज करते हैं। हर जगह हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज नहीं कर पाते, जहां हम इसको यूज नहीं कर सकते वहां हम इसको यूज करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड को, ठीक है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, बट ज्यादातर यूज में हम इन 2 को ही लाते हैं, वरना और भी टाइप के इलेक्ट्रोड जो आपको बाद में बताऊंगा मैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोड जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। वो कॉम्पिटिशन के लिए होते हैं, आपके बोर्ड के लिए तो नहीं होते हैं, बट वो कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को बताऊंगा मैं। आप भी सुनिएगा, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है बताने में कि उनको ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पहले नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, और उसके बाद अगर टाइम बचता थोड़ा सा तो मैं आपको कैलोमल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लें और आपको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें करना ये है हमें कि पहले तो मैं इस इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ कि ये इलेक्ट्रोड होता कैसा है ना। इसमें होता क्या, देखिए जैसे हम यहाँ जिंक लेते थे, यहाँ कॉपर लेते थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते थे, वैसे वैसे देखिए यहाँ भी हम एक बिकर लेंगे,
इस तरीके से। और इस बीकर के अंदर क्या होगा, इस बीकर के अंदर एक ट्यूब होती है इस तरीके से। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी भाई काम चलाऊ सी है, तो आप भी थोड़ा सा काम चलवा दीजिएगा बस। ये मेरी कह रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया, ओके। और इसके अंदर ये किस में डिप किया होता है हमने, ये इसको डिप किया होता है HCl के सॉल्यूशन में, ओके। किसमें डिप किया होता है, HCl के सॉल्यूशन में। और उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेनी है हमें, 1 मोलर लेनी है, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखना है हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो टेम्परेचर कितना रखना है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। कंसंट्रेशन कितनी रखनी है, 1 मोलर की। तो प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, 1 एटमोस्फेयर का। बता चुका हूं ना स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। अब होता क्या है इस ग्लास ट्यूब में, यहां से हम पास कर सकते हैं भाई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहां सॉल्यूशन से भी निकलती रहती है हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से यहां से निकलती रहती है, एस्केप होती है, बबल्स बनते हैं H2 गैस के। अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पर होती है प्लेटिनम की वायर, ये प्लेटिनम की वायर, ठीक है। इसके बिल्कुल यहां एंड पे एक प्लेटिनम की फॉइल लगी होती है, जिसको हमने कोटेड किया होता है चारकोल से, ठीक है। बिल्कुल पतली सी प्लेटिनम की एक फॉइल होती है, और उसको हमने ऊपर उसके क्या लगाया था, हमने एक्टिविटी चारकोल लगाया था, जिसको अच्छे से कनेक्टिविटी देता है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है भाई इलेक्ट्रोड की, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, सिंपल सी है। हाइड्रोजन गैस हम यहां से पास कर रहे हैं, और नीचे हमने सोल्यूशन लिया हुआ है किसका, HCl का 1 मोलर। टेम्परेचर हमने रखना है इसका 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमने रखना है 1 एटमोस्फेयर का, यानी जो गैस आ रही है उसका प्रेशर में 1 एटमोस्फेयर रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड हमारा है भाई, ये दोनों तरह से काम कर सकता है, एक्ट एज ए कैथोड भी काम कर सकता है, और एक्ट एज ए एनोड भी काम कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रोड हमारा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो एक खास बात और इसमें ये कि इस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, वो हम हमेशा 0 मान के चलते हैं, टेकन टू बी 0 होती नहीं है एक्चुअली में, कुछ ना कुछ फर्क आ सकता है, बट हम मान के चलते हैं एक की जो वैल्यू ली जाती है टेकन, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन की नहीं आती, 0 लेके जाती है, ठीक है। अब देखिए ये समझ आ गया इतना कि 0 ली जाती है, ओके। ये भी समझ में आया कि दोनों तरह से काम कर सकती है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी, ओके। अब समझिए कैसे, इस बात को और समझिए। देखिए साफ ही करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ इलेक्ट्रोड्स का, एक बार एक एनोड का और एक बार एक कैथोड का। इसको साफ ही कर देता हूं भाई, ठीक है। दोनों का मैं आपको सोल्व करना जो है वो सिखा रहा हूं। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए भाई कि अगर ये आपका एज ए एनोड काम करेगा, अगर ये आपका एज ए एनोड काम करेगा, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और H आयंस बनाएगी। ऐसे होता था, तो जैसे जिंक था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कहाँ आ रहा था, सोल्यूशन में आ रहा था ना। वैसे जो हाइड्रोजन गैस आपकी है जो बाहर से आ रही थी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या बना लेगी आपके वो H आयंस, जो किस में आ जाएंगे, वो HCl के सोल्यूशन में आ जाएंगे, और ये आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ओके। तो ये आपकी एज ए एनोड काम करती है। अगर आपको एज ए कैथोड काम करना है, कैथोड काम करवाना है, तो जो सॉल्यूशंस के जो उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि जो कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते थे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो H आयंस है वो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे, H2 गैस। तो वो जो गैस बबल्स बन रहे थे नीचे से, वो कब बनेंगे, जब आपकी इलेक्ट्रोड किस तरह काम करेगी, कैथोड की तरह। और जो हम ऊपर से गैस दे रहे थे उसको वो कब देनी पड़ेगी हमें, जब वो काम करेगी किसकी तरह, एनोड की तरह। ये समझ में आ गया। अच्छा जी, सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको यूज करना हो तो कैसे करेंगे। अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखानी है, तो अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड के लिए होती है, पहले दिखाएंगे प्लेटिनम, ठीक है, और फिर H2 गैस, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में है तो इसलिए हमें अलग दिखाना पड़ेगा। और H2 गैस से बन क्या रहा है हमारे पास, H2 गैस से हमारे पास बन रहे हैं H आयंस। तो ये तो हम दिखाएंगे जब वो एज ए एनोड काम करेगा, और जब वो एज ए कैथोड काम करेगा, तो कैथोड में हमें कहां लिखना होता है, राइट साइड में। तो राइट साइड में अगर इसके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव से H2 बनेगा, और प्लेटिनम तो एक साथ होता ही है, ठीक है। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करनी होती है भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन, कि जब एज एनोड काम करेगा तो एनोड में हम ये लिखेंगे, और जब कैथोड काम करेगा तो ये लिखेंगे। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से दी हुई है और उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब वहां से ये है कि हमने वहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। चलिए पहले हम जिंक के लिए करते हैं। तो ये हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड,
और इसके पास ये ले लिया हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और ये वायर लगा दी। यहाँ पे कोई बीच में पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर हम जो यूज कर रहे हैं वो लगा लिया, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पर वही ऐसे ही, ये हमारी थी वो ट्यूब, इसके अंदर ये प्लेटिनम वायर थी, यहाँ से गैस आ रही है H2, यहाँ पर हमारे पास वही HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, सोल्ट ब्रिज, क्योंकि वो भी जरूरी है भाई, वरना सेल काम कैसे करेगा। और ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो जिंक आपका है, जिंक आपका है वो आपका काम कर रहा है एज ए एनोड। एनोड को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं भाई, एनोड को हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और कैथोड को हम हमेशा एज ए राइट में लिखते हैं। अब हो गए सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसके लिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड का काम करेगा और किसके लिए आपका एनोड का काम करेगा। तो उसके लिए आपको ध्यान में, तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी स्टार्टिंग में, बताई थी ना, काशीनाथ का मालिक आलू जरा पी के पकाता है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसके लिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड का काम करेगा। और जिन जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है वो आपके एज ए कैथोड काम करेंगे, उसमें ये एनोड बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जिस केस में मेटल जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, उस केस में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए कैथोड बनाएंगे, और जिस केसेस में मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, उस केसेस में इसको हम एज ए एनोड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमने इसको बनाया है एनोड और इसको बनाया है कैथोड, ओके। तो अब करना क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, दिखा दीजिए कैसे होगी। जिंक से क्या बनेंगे, जिंक आयन बनेंगे, है ना, ये बनेंगे। और फिर बीच में क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज, कंसंट्रेशन भी आएगी वैसे, बट मैं दिखा नहीं रहा हूं। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये वाली पुट करेंगे, H पॉजिटिव से H2 बनेगा और साथ में क्या लिखा होगा उसके, प्लेटिनम। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई इस सेल के लिए जहां पर हमने हाइड्रोजन को यूज किया है। रिएक्शन आपको पता ही है क्या होनी है। अब एनोड की क्या रिएक्शन होगी, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बना लेगा, और H पॉजिटिव क्या करेगा, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2 गैस बना लेगा। तो वही रिएक्शन होगी जो ऊपर लिखी हुई है मैंने। अब मेजर कैसे करते हैं, अब आपको मुझे वो बताना है कि हाउ टू मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो होता क्या है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आती है भाई, यानी जो ई नोट सेल हमारे पास आता है वो 0.76 आता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन है हमारा, हाइड्रोजन, इसके लिए कितना रखते हैं हम, 0, तो 0 हो गया, माइनस का ई नोट एनोड इज इक्वल टू 0.76। तो यहां से ई नोट कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास -0.76। अब ध्यान से समझिए बात भाई, ये जो हमने लिया है ये रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, और ये भी क्या लिया है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.76 आ रही है। अब यहां से एक केस समझ में आ गया। अब एक केस समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्या बताना है। ये हमने कैलकुलेट किया जिंक के लिए, सेम तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कॉपर के लिए। तो मैं आपको कॉपर वाला केस और करवा देता हूं ऐसे ही, सबको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या क्या बताना है, क्या समझना है हमें। अब तो आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर आपका भाग गया होगा। जो बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, अब कुछ उम्मीद तो मुझे हुई है कि उनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर जो है वो थोड़ा सा भाग गया होगा कि सर अब हमें दिक्कत थोड़ी सी कम आती है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अब भी नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो भैया आपकी कुंडली दिखवाइए पंडित को, कि अभी कुंडली में कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्त तो नहीं है कि वो समझ नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पंडित को आपकी कुंडली दिखाइए और पूछिए कि क्या मेरी कुंडली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोष है क्या। चलिए तो बात करते हैं कॉपर के लिए, ठीक है। अब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव, तो आपके बार यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हम तो साफ कर लेते हैं, H2 गैस, ये प्लेटिनम वायर, ये फॉइल, ये हमारा HCl का सॉल्यूशन, और ये वायर से कनेक्ट कर दिया हमने। या बीच में वोल्ट मीटर दिखा रहा हूँ भाई, मुझे टाइम भी बचाना होता है और काम भी बढ़िया करवाना होता है, तो मेरे पास दोनों चैलेंजेस होते हैं। तो ये हमने रखा यहाँ पर कॉपर, और ये हमने रखा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया सोल्ट ब्रिज, ठीक है। अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, H2S को इस तरफ दिखा रहा हूँ ताकि हमारे साल्ट ब्रिज में दिक्कत ना आए। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस तरफ, ये H2 गैस है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा सोल्ट ब्रिज हो गया बीच में, ठीक है। अच्छा जी, बस काम खत्म हो गया। देखिए कैसे ये आपका एज ए नोड काम कर रहा है।
तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, H2 से बनेगा प्लेटिनम, फिर H2 से बनेगा H पॉजिटिव, है ना। फिर साल्ट ब्रिज, फिर इसके बाद कॉपर आयन से क्या बनेंगे, कॉपर बनेगा। ये रिप्रेजेंटेशन होगी। रिएक्शन क्या होगी, अभी बताया था, अगर हमारा ये एज ए एनोड काम करता है तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी कि हमारा जो H2 है ये हमारा 2H पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जो हमारा कैथोड है वो कौन है आपकी बार, कॉपर, तो वो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस में बदल जाएगा, कॉपर में। ये रिएक्शन समझ में आ गया हमें। अब बात आती है वैल्यू निकालने की, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। जो हमारे पास यहाँ से ई सेल की वैल्यू आती है वो बेसिकली कितनी आती है हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है नियर अबाउट 0.334। ओके, तो जो ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है 0.34। तो हो गया बस क्वेश्चन, ई एनोड सॉरी ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई कैथोड कितना है पता नहीं, ई नोट कितना है 0 है, इक्वल किसके 0.34 के, तो एक्स कितना आ गया प्लस 0.34। ये आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, गार्ड मान लीजिए बात को, अगर आपकी जो मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। जिंक वाला केस हम देख चुके हैं। और अगर आपकी मेटल लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उसका रीजन भी आपको साफ दिख गया होगा क्यों, तो उस केस में आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो पॉजिटिव आता है। ये बात आपको बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल सॉरी जो मेटल आपकी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, जिनकी जो मेटल आपकी कम रिएक्टिव है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, जिंक वाले केस में आपका नेगेटिव आ रहा था। क्लियर हो गया, तो ये आपका तरीका हो गया निकालने का कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी सेल। अब मैं आपको इसकी लिमिटेशन बता रहा हूं भाई, और इनकी लिमिटेशन क्या है, इस क्यों बता रहा हूं लिमिटेशन, ताकि हमें ये पता चले कि फिर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को क्यों यूज करते हैं कई कुछ केसेस में। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है कहीं भी कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में यूज, बट अगर होगा कहीं पे आगे तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए कोई यूज होता नहीं है कैलोमल इलेक्ट्रोड का। तो इसकी 2 ही लिमिटेशन है जो आपको मैं बताऊंगा कि जिस वजह से हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड कई बार यूज करना पड़ता है। पहली लिमिटेशन तो ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टैंडर्ड कंडीशंस। हम हमेशा सेल की स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंटेन नहीं रख सकते हैं भाई, मतलब हम हमेशा प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक नहीं रख सकते हैं, हम टेम्परेचर को हमेशा 225 डिग्री सेल्सियस नहीं रख सकते हैं, ना हम कभी भी कंसंट्रेशन को हमेशा यूनिटी रख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी और इलेक्ट्रोड की जिसमें ये सब दिक्कतें हमें ना आए। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पॉइजन हो जाता है। पॉइजन का मतलब कोई दूसरे एलिमेंट्स आगे चिपक जाते हैं तो वो वर्किंग और की इफेक्ट पड़ती है। तो ये दिक्कत भी है कि इट गेट पॉइजन। ठीक है, ये पॉइजन हो जाता है, पॉइजन मतलब कुछ और इंप्योरिटी इसमें आके ऐड हो जाती है, तो इस वजह से भी इलेक्ट्रोड की क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है, काम पे असर पड़ता है। तो ये 2 रीजन है आपके जिस वजह से हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड को पढ़ना पड़ता है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है उसकी ज्यादा, ना मैं कोई रिएक्शन बता रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन टकर जाए ऐसा कहीं पे, तो आपको ये ना हो कि सर ने तो बिल्कुल ही नहीं बताया था, हमें कोई हिंट नहीं दिया था हमें, तो वही आपको मैं दे रहा हूँ कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेल की। देखिए होती है Hg, मरकरी होता है उसके अंदर, और मरकरी का पेस्ट होता है, और ये पेस्ट किस पे लगाया होता है, हमने KCl पे लगाया होता है सॉलिड पे। जैसे हमने यहाँ प्लेटिनम वायर यूज की थी ना, वैसे यहाँ KCl को हम यूज करते हैं और उसके ऊपर पेस्ट लगा देते हैं HCl2 का, और मरकरी जो होता है वो हमारा वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है कैलोमल इलेक्ट्रोड की एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे इसकी जो वैल्यू होती है सेल की वो 0.2415 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है सेल का वो इतना होता है, और अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, कंसंट्रेशन को हम 1 नॉर्मल ले रहे हैं या 0.1 नॉर्मल ले रहे हैं तो उससे इसकी वैल्यू में फर्क पड़ता है। जैसे 1 नॉर्मल अगर कंसंट्रेशन लेते हैं, हम 1 मोलर ले रहे हैं ना, अगर मैं कंसंट्रेशन को 1 नॉर्मल कर देता हूं तो 1 नॉर्मल वाले केस में जो वैल्यू इसकी हो जाती है वो 0.2800 हो जाती है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू पे असर पड़ता है, बट मेन जो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड।
ठीक है, तो आज हमने सीखा अबाउट द कैल्कुलेट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, कल हम करेंगे नया टॉपिक, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टॉपिक रह जाएगा। फिर तो इसके बाद तो कुछ खास टॉपिक हमारे पास रहते नहीं है, गिनती के 3-4 टॉपिक हमारे पास रह जाएंगे मेन से, बट देखते हैं फिर भी कितना टाइम लगेगा हमें वीडियो लेक्चर चैप्टर को पूरा करने में। आई होप मजा आपको आ रहा होगा, और इस चैप्टर के बाद हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नया टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास भाई, फिर बीच में छोड़ता हूँ, मेरे को मजा नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग से इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड शेयर द चैनल, लाइक द चैनल, कमेंट अबाउट द वीडियो। गुड बाय।